दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं दोस्तों, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अपने 186वें लेक्चर के बारे में। और दोस्तों आज हम कवर करने वाले 5551 से लेकर के 5580 तक के सवाल। जी हाँ दोस्तों, बहुत फटाफट, मतलब इतने रिदम में क्लास चल रही कि क्या ही कहना। आप साथ में ज्वाइन हो जाइए, वरना कब 6000 सवाल भी पूरे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या कुछ खास पढ़ने को मिलता है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी सीरीज के 150 लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने इतिहास पर चर्चा किया। इतने विस्तार से इतिहास आपको कहीं नहीं पढ़ाया गया, विश्वास कीजिए, और संविधान तो कतई नहीं। ठीक है, आज हमारा संविधान का 36वां लेक्चर है। टॉपिक जो है दोस्तों ये है संसद की विधायी प्रक्रिया। ये विधायी प्रक्रिया में दोस्तों हम बात करेंगे सरकारी विधेयक के बारे में, गैर सरकारी विधेयक के बारे में, वित्त और संविधान, वित्त विधेयक के बारे में, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। कहने का तात्पर्य कि कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, उनसे संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ सवाल स्क्रीन पर भी है, लिख रहा है किस विधेयक को पारित करने हेतु संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। आपको बताना है ये 4 टाइप के अगर विधेयक हैं तो किसमें बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक का अगर मामला है तो बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। अगला सवाल, एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में विधेयक के कितने वाचन होते हैं। तो हर सदन में दोस्तों 3-3 वाचन होते हैं। जिनको पता होगा वही बता पाएगा। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, यह आपको बताना है। गैर सरकारी विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। वित्त विधेयक किस सदन में पेश किए जाते हैं। सभी धन विधेयक किन विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे तमाम अच्छे सवाल हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या पूछे जाने की संभावना अधिक है। ठीक है, आइए पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के डिमांड पर ही दोस्तों अभी वर्तमान में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों फाउंडेशन बैच चल रहा है। बाकी हिस्ट्री में दोस्तों आगे मिडावल और एंशिएंट हिस्ट्री पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पॉलिटी का बैच है दोस्तों, हिंदी का बैच है, सब सुपर सेलिंग बैच है। आप मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ। आपको लगेगा कि वाकई स्टडी 91 जब से हमने ज्वाइन किया है, जो बच्चे यूट्यूब ज्वाइन किए हैं ना, उनके भी तारीफ सुनने को मिलते हैं। आप कल्पना करो, जब आप यूट्यूब पे इतना खुश हो सकते हो तो जो हमारा पेड प्रोग्राम होगा वहां ज्वाइन करने के बाद कितनी खुशी मिलती होगी। सीधे आइए मैं चैप्टर पर आपको लेके चलता हूं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आज हमारा 186वां लेक्चर है और आज की क्लास में हम कवर करने वाले 5580 तक के सवाल। ठीक है, और सभी सवाल किससे संबंधित दोस्तों, ये कितने प्रकार के विधेयक होते हैं उन्हीं से संबंधित सवाल है। पढ़िए, लिख रहा है दूसरे सदन द्वारा किए गए संशोधनों को प्रथम सदन द्वारा अस्वीकार करने पर पैदा हुए गतिरोध को दूर करने के लिए कौन सा सत्र बुलाया जाता है। कौन सा सत्र बुलाया जाता है दोस्तों। मान लीजिए जब कभी गतिरोध हो जाए, अब देखिए संसद है, संसद में 2 सदन हैं और सदनों का काम है जहां पर बिल प्रस्तुत किए जाएंगे, पास होने पर विधेयक बन जाएंगे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर अधिनियम बन जाएगा। लेकिन अगर कहीं गतिरोध आ जाता है तो गतिरोध का तात्पर्य यह होता है दोस्तों कि मान लीजिए सदन जो है उस विधेयक को पास नहीं कर रहा है, एक ने पास कर दिया, दूसरे ने रोक दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो अब बुलाना पड़ेगा दोस्तों संयुक्त अधिवेशन। क्या बुलाना पड़ेगा, अब कौन सा सत्र चलेगा दोस्तों, अब संयुक्त सत्र चलेगा, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन का नाम देते हैं। अब इसकी जरूरत आ पड़ेगी, याद रखेंगे। और इसके बारे में कहां बताया गया दोस्तों, इसके बारे में आपने पढ़ा है अनुच्छेद 108 में, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मैंने ही अपनी क्लास में पढ़ाया। आगे पढ़िए, लिख रहा दूसरे सदन द्वारा विधेयक को पूर्ण रूप से अस्वीकृत कर देने की अवस्था में किस बैठक में विधेयक को पारित कराने की कोशिश की जाती है। वो इसी संयुक्त अधिवेशन में। ठीक है, इसी संयुक्त अधिवेशन में दोस्तों क्या किया जाएगा, उसको पारित कराने की व्यवस्था की जाती है। और एक सवाल और यहां पे अलग से याद रखिए, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखेंगे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, लिख रहा दूसरे सदन द्वारा विधेयक पर कितने माह तक कोई कार्यवाही नहीं करने से जो गतिरोध पैदा होता है, जिसे दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, कितने समय के लिए अगर दूसरा सदन रोके हुए तब मान लिया जाएगा, तब बुलाना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़े है कि मान लीजिए एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन में गया और 2 दिन बाद संयुक्त अधिवेशन बुला लिया। अरे ऐसा सिस्टम नहीं, कम से कम वेट कितना करना पड़ेगा दोस्तों, कम से कम 6 माह जो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर 6 माह में जो दूसरा वाला सदन है वो कोई कार्यवाही नहीं करता है, तब जाके संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज पास करने के लिए भेज दिया कि जल्दी जल्दी भेजो, जल्दी जल्दी भेजो, और उसने नहीं भेजा तो आप संयुक्त अधिवेशन बुला लो। नहीं,
इतना फास्ट कार्रवाई नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ वेटिंग पीरियड कितना दोस्तों, 6 महीने का वेटिंग पीरियड है। अगला सवाल लिख रहा है, किस चरण में विधेयक को केवल स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। सुनिए, कह रहा किस चरण में, कौन सा अब आप जानते हैं दोस्तों कम से कम 3 चरण होते हैं, ठीक है। तो लिख रहा है किस चरण में केवल स्वीकार या अस्वीकार करने की बात की जाती है, तो सीधे सीधे लास्ट वाला चरण है, ठीक है। याद रखेंगे यह तृतीय वाचन होता है, जिसमें यह डिसाइड होता है कि एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। जो पहला चरण है, सुन लीजिए, पहले चरण में जो संबंधित मंत्री है वो पेश करता है, पहला वाचन है। दूसरा वाचन सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों उस बिल के बारे में जो भयानक डिस्कशन होता है ना, बढ़िया से, ठीक है, उसके एक एक बिंदुओं पर जो चर्चाएं होती हैं वो द्वितीय वाचन में होता है। तीसरे वाचन में तो खाली स्वीकृति या फिर अस्वीकृति की बात होती है। 3 लाइन की बातें हैं, अगर आपने याद कर लिया काम खत्म, नहीं याद किया परेशानी में रहोगे। इसको समझ गया ना? आगे देखो, एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में विधेयक विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो विधेयक के दोस्तों 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं दोस्तों? 3 वाचन होते हैं। लिख रहा दोनों सदनों द्वारा विधेयक पारित हो जाने के बाद इसे किसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है? जब दोनों सदनों ने पास कर दिया तब सीधा जाएगा और राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने अगर अपनी स्वीकृति दे दिया, और राष्ट्रपति स्वीकृति देते कैसे हैं? अपना हस्ताक्षर करके, और जैसे ही राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर किया वह विधेयक अब अधिनियम बन जाता है, अब उसे कानूनी शक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे यहां से जोड़ के। आगे बढ़िए, लिख रहा प्रथम वाचन या पाठन, चाहे वाचन कहिए चाहे पाठन कहिए एक ही बात है। प्रथम वाचन में सरकारी विधेयक को पेश करने के कारणों तथा विधेयक के उद्देश्य के संबंध में कौन बताता है? तो उसे पेश करने वाला मंत्री, उसे पेश करने वाला मंत्री दोस्तों क्या बताता है? उसके बारे में सब कुछ बताता है। अब आप में से थोड़े जो बच्चे होंगे वो बड़ा ध्यान से पढ़ने के बाद एक सवाल उनके मन में आया होगा, सर ये जो आपने लिखा है ना, ये जो लिखा है कि उसे पेश करने वाला मंत्री, सर यहाँ मंत्री क्यों लिखा है? यहाँ सर अगर हम सदस्य लिख दें तब, मान लीजिए किसी विधेयक को सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो विधेयक है वो कौन प्रस्तुत कर रहा है दोस्तों? वो प्रस्तुत कर रहा है सदस्य। कौन कर रहा है? सदस्य। सर लोकसभा राज्यसभा कोई भी सदस्य हो सकता, तब उसे दोस्तों क्या कहेंगे? तब उसे गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? गैर सरकारी विधेयक का नाम देते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अगर मंत्री पेश करता है तब वो विधेयक कहलाता है, अगर कोई सदस्य पेश करता है तब वो गैर सरकारी विधेयक करता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में आया होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे पढ़ा रहे हैं बस पढ़ लो, क्या करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं जानना है, अरे जानो ज़्यादा, ठीक है। आप देखो मैं क्या क्या लिखता हूँ ना, संविधान में एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है भाई, एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है, तभी आप कुछ समझ पाओगे, कर पाओगे। लिख रहा है सरकारी विधेयक के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से कौन सा चरण दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि द्वितीय चरण सबसे महत्वपूर्ण होता है या द्वितीय वाचन सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्यों द्वितीय वाचन महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि दोस्तों इसमें विस्तृत चर्चा होती, क्या होती है दोस्तों? विस्तृत चर्चा होती है, इसीलिए तो इंपॉर्टेंट है। और जो तृतीय वाचन होता है उसमें तो स्वीकृति या अस्वीकृति की बात होती है, और जो पहला वाचन होता है उसमें तो दोस्तों बस मंत्री ने क्या कर दिया? पेश किया और उसके उद्देश्यों के बारे में बताया। लिख रहा किस वाचन में विधेयक की न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत समीक्षा की जाती है? अभी मैंने बताया कि दोस्तों द्वितीय वाचन में क्या किया जाता है? उसकी विस्तृत चर्चा होगी, विस्तृत समीक्षा होगी, एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये कहां पर होता है? द्वितीय वाचन में होगा। जो बच्चा जानता होगा, समझ पा रहा होगा कि क्या पढ़ा रहा हूं, वो तो जान पाएगा, बाकी कंफ्यूज। लिख रहा मंत्री परिषद के सदस्यों से अलग लोकसभा और राज्यसभा के किसी सदस्य द्वारा पेश में नहीं, किसी सदस्य द्वारा पेश किया गया विधेयक क्या कहलाता है? तो थोड़ी देर पहले मैंने यही सवाल बताया था आपको कि इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गैर सरकारी विधेयक, ठीक है। आप ना अपने मित्रों से पूछ कर देख लो खाली, कि आप उससे खाली इतना पूछे ना कि गैर सरकारी विधेयक क्या होता है। अगर नहीं बता पाएगा ना तो सोचना मेरा फायदा है, क्यों? स्टडी 91 पर जाने का कुछ तो फायदा मिला। आप अपने मित्रों से एक सवाल पूछ के देखो, यार बताओ यार विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में अंतर क्या होता है, ठीक है। कंफ्यूज हो जाएगा सामने वाला, पता ही नहीं है। किताब खोल के देखेगा मिलेगा नहीं, नोट्स खोल के देखेगा पता ही नहीं है, किसी ने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। इसलिए आप ध्यान दो। लिख रहा गैर सरकारी विधेयक को पेश करने के लिए प्रत्येक माह के पहले शुक्रवार, देखिए दिन भी डिसाइड होता है, ठीक है। जो गैर सरकारी विधेयक है, ध्यान दीजिएगा,
गैर सरकारी विधेयक जो है दोस्तों, उसको पेश करने के लिए जो समय दिया गया है वो समय है दोस्तों प्रत्येक माह, याद रखेगा, हर महीने का जो पहला शुक्रवार होगा, ठीक है, प्रत्येक माह का फर्स्ट क्या होगा दोस्तों, शुक्रवार जो होगा वो समय निर्धारित किया गया है। और दोस्तों जो समय दिया गया है वो 2.5 घंटे का समय दिया गया है। कितना दोस्तों, 2.5 घंटे का समय दिया गया है ये सब काम करने के लिए, इससे ज्यादा समय नहीं है। अगर सदस्यों को कोई विधेयक पेश करना है तो समय सीमा कितनी, 2.5 घंटा, और हर महीने का पहला शुक्रवार, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आ जाइए और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। लिख रहा है गैर सरकारी विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है। देखिए गैर सरकारी है, जब यहां बता दिया गया कि चाहे मामला लोकसभा का हो चाहे मामला राज्यसभा का हो, इन दोनों को गैर सरकारी कहा जा सकता है, तो भैया यहां भी वही सिंपल सा हो जाएगा कि किसी भी सदन में पेश करिए, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। किसी भी सदन में दोस्तों पेश किया जा सकता है, इसका कोई वो थोड़े है कि नहीं किस सदन में पहले किया जाएगा, भाई दोनों होना दोनों जगह है, ठीक है। एक में पास हो जाएगा दूसरे में चला जाएगा, लोकसभा में पेश करोगे तो बाद में राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पेश करोगे तो बाद में लोकसभा में जाएगा, क्या दिक्कत उससे कोई समस्या है नहीं। आगे देखो, लिख रहा है गैर सरकारी विधेयक को पेश करने से पहले अध्यक्ष या सभापति को कितने दिन पहले दोस्तों सूचना देनी पड़ेगी। तो देखो अध्यक्ष को काहे सूचना दोगे, अगर वो लोकसभा में पेश किया जाएगा तो अध्यक्ष को सूचना दिया जाएगा, ठीक है। अगर वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो सभापति को सूचना देना पड़ेगा, है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों आपने कहा कि ये गैर सरकारी विधेयक हम कब कह सकते हैं, ये गैर सरकारी विधेयक दोस्तों आप तब कह सकते हैं जब क्या हो दोस्तों, इनको सदस्यों के द्वारा पेश किया जाए, सदस्यों के द्वारा क्या किया जाए, पेश किया जाए। और अगर लोकसभा में पेश हो चाहे राज्यसभा में पेश हो, कंडीशन एक ही दोस्तों कि कम से कम 1 माह पहले, कितना दोस्तों, हर बार 6 महीना उत्तर नहीं होगा, पहले याद रख लो, ठीक है। तो 1 माह पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा, वहां जो उसके अध्यक्ष हैं, अगर लोकसभा है तो अध्यक्ष दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष हैं, और अगर राज्यसभा की बात हो रही है तो वहां सभापति हैं जो कि राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति होते हैं, उनको दोस्तों 1 महीना पहले बताना पड़ेगा। लिख रहा गैर सरकारी विधेयकों को अल्प सूचना पर पेश करने की अनुमति दोस्तों कौन देता है। तो देखो आप बताओगे किससे जाके, अगर लोकसभा में पेश करना चाहते हो तब तो दोस्तों अनुमति कौन देगा, लोकसभा अध्यक्ष देगा। लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। अगर आप इसे राज्यसभा में पेश करना चाहते हो, दोनों हो सकता है ना, तब इसे अनुमति कौन देता है, तब इसे अनुमति दोस्तों सभापति के द्वारा मिलता है। तो आप ना अपने एग्जाम में देखना कि क्या दे रहा है ऑप्शन, ठीक है, तब समझ में आएगा। कर राजस्व या व्यय जैसे वित्तीय मामलों से संबंधित विधेयक को सामान्यतः क्या कहते हैं। देखिए किस मामले से संबंधित, सब वित्त से संबंधित हैं, और जो विधेयक दोस्तों वित्त से संबंधित हो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वित्त विधेयक। क्या कहते हैं दोस्तों, वित्त से संबंधित समस्त विधेयक को हम क्या कहते हैं, वित्त विधेयक नाम देते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं, हम लोग धीरे धीरे किताबों पर काम कर रहे हैं, इत्मीनान से काम कर रहे हैं। केवल इतनी किताब नहीं है, फ्यूचर में और भी किताबें अपडेट हो जाएंगी, तो आप हमारे वेबसाइट हमारे एप्लीकेशन से जाके देख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो आप इस नंबर पर कॉल कीजिए, यहाँ पर हम आपको अपडेट कर देंगे कौन कौन सी किताब आई है, कौन सी आने वाली, सब आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसे प्रमाणित करने का अधिकार किसका दोस्तों, तो लिख लीजिएगा केवल लिखिएगा केवल लोकसभा अध्यक्ष का है। किसका दोस्तों, उसे प्रमाणित करने का अधिकार किसका है, तो याद रखेगा केवल लोकसभा अध्यक्ष का है। किसका है दोस्तों, केवल लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड कर सकता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक नहीं है, ठीक है। ये डिसाइड करने का पावर उसके पास है। संसद में राजस्व एकत्र करने व अन्य प्रकार के धन से संबंधित विधेयक को क्या कहते हैं दोस्तों, तो देखिए राजस्व एकत्र करना या धन से संबंधित जितने विधेयक होते हैं, देखिए पीछे दिया था वित्त से संबंधित विधेयक हो तो वित्त विधेयक कहते हैं। अगर यहां लिख रहा है धन से संबंधित विधेयक हो तब क्या कहेंगे दोस्तों, तब इसे धन विधेयक कहेंगे। बहुत घबराइए मत, ठीक है। अगर वित्त से संबंधित विधेयक है तो वित्त विधेयक, धन से संबंधित विधेयक है तो धन विधेयक कहेंगे। अच्छा किस अनुच्छेद में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है, तो आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 110 के बारे में, हमने विस्तार से पढ़ाया भी है, याद रखेंगे। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता, कौन सा ऐसा दोस्तों जिसको नहीं लौटा सकता है, तो याद रखेगा अगर किसी भी प्रकार का धन विधेयक प्रस्तुत किया गया है तो राष्ट्रपति उसे लौटा
हटा नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक पर पूरा नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है। लोकसभा अगर बजट भी कुछ पास करना चाहती है ना तो धन विधेयक के रूप में ही पास करती है। क्यों? क्योंकि दूसरा विधेयक होगा तो चाहे सदन, कोई दूसरा सदन या राष्ट्रपति के द्वारा रोका जा सकता है। ऐसे में पूरा पावर किसके पास होता है? सिर्फ लोकसभा के पास होता है। लिख रहा किस विधेयक में आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार के कर लगाने या कर में संशोधन मतलब कर अधिक हो सकता है, कर में कमी की जा सकती है आदि से संबंधित विषय शामिल होते हैं। ये किस प्रकार के विधेयक में दोस्तों शामिल होते हैं? ये सब के सब मामले दोस्तों वित्त विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? ये सब वित्त विधेयक से संबंधित हैं। उसी में दोस्तों सब डिसाइड होता है कि नया कर लगेगा, कि किसी कर को समाप्त किया जाएगा, कि कहीं पर कर की राशि बढ़ा दी जाए, कहीं पर कर की राशि घटा दी जाए। ये सब दोस्तों वित्त विधेयक से संबंधित हैं। लिख रहा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों लोकसभा में। ठीक है, वित्त विधेयक हो या धन विधेयक हो दोस्तों, ये दोनों ही कहां पेश किया जाता है दोस्तों? लोकसभा में। और एक शब्द यहां लिखिएगा दोस्तों, केवल लोकसभा में। ठीक है, केवल लगाएगा शब्द यहां पर, ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको याद रखेंगे। केवल लोकसभा में मतलब इसको चाहे वित्त विधेयक हो चाहे धन विधेयक हो, इनको राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं होता है। करा धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? पीछे बताया तो धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? 110 है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है सभी धन विधेयक किन विधेयकों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों? तो जितने भी धन विधेयक है ना, ये सभी आते हैं वित्त विधेयक की श्रेणी में। ठीक है, किसमें आते हैं दोस्तों? वित्त विधेयक की श्रेणी में। एक हम लोग दोस्तों चैप्टर पढ़ते हैं रीजनिंग में। अगर मैं कहूं सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है तो आप क्या करेंगे? जैसे ये है, ये होता है दोस्तों धन विधेयक, और ये किसके अंतर्गत आ गया? ये वित्त विधेयक के अंतर्गत आ गया। इसी को हम कहते हैं कि सभी धन विधेयक क्या है? वित्त विधेयक है। लेकिन क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं? तो लिखिएगा नहीं, वित्त वाला धन नहीं होता, धन वाला वित्त होता है। ये आप जरूर याद रखेंगे। और बार बार ये सवाल आता ना, जो पढ़ा नहीं होता कंफ्यूज। क्या इसका कहने का मतलब यह है कि क्या सभी वित्त विधेयक धन विधेयक है? नहीं है। हाँ, धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। इस पॉइंट को याद कर लीजिए। इसलिए मैंने छोटा सा ग्राफ दे दिया आपको, इससे आप तुरंत याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित वित्त विधेयक को ही क्या कहता है दोस्तों? धन विधेयक के रूप में मान्यता दिया गया है। तो जब आप अनुच्छेद 110 पढ़ते हैं वहीं पर इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 110 में बताया गया कि सभी जो धन विधेयक होते हैं ये वित्त विधेयक होते हैं। ठीक है, लिख रहा है किस विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत अर्थात उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये बात हो रहा है संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, जब कभी संविधान संशोधन करना हो और उससे संबंधित अगर कोई विधेयक पेश किया जाए तो सबकी राय जाननी जरूरी है और विशेष रूप से दोस्तों उस विधेयक को पास करना पड़ेगा। यानी 2/3 सदस्यों की दोस्तों अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाके संशोधन होगा, अन्यथा संशोधन नहीं होगा। और संविधान में संशोधन 21 अनुच्छेद में दिया गया, प्रक्रिया उसकी तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 368 जो है इसके बारे में बताता है। लिख रहा है किस विधेयक को पारित करने हेतु संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती? तो याद रखेगा, जब कभी संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाए, जब कभी संविधान संशोधन विधेयक याद रखेंगे पास करना हो तो इसके लिए कभी भी संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन जो हम अनुच्छेद 108 के तहत पढ़ते हैं, ठीक है, वो नहीं बुला सकते। भले ही मतभेद चल रहा हो लेकिन उसे बुला नहीं सकते। किस संशोधन ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? तो दोस्तों एक संशोधन हुआ था 1971 ईस्वी में। ठीक, जिस साल बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ था उस साल एक संशोधन हुआ था जिसे 24वां संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। यह 1971 में हुआ था दोस्तों। उस संशोधन विधेयक मतलब उसमें यह डिसाइड किया गया कि कोई भी संविधान संशोधन होगा तो राष्ट्रपति बाध्यकारी है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए, क्योंकि बिना हस्ताक्षर किए कानूनी शक्ति मिल नहीं सकती है। तो दोस्तों उसको बाध्यकारी बना दिया गया। यह 24वां संविधान संशोधन विधेयक है जो 1971 में आया था।
लिख रहा है किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो याद रखेगा संविधान संशोधन विधेयक। क्या है दोस्तों? संविधान संशोधन विधेयक अगर कोई आया है तो उसे अलग अलग दोस्तों पारित करना जरूरी है, वो भी दोस्तों विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत कितना हो गया दोस्तों? तो याद रखेगा 2/3 बहुमत को हम विशेष बहुमत कहते हैं कि 3 लोगों में से कम 2 लोगों की स्वीकृति मिलनी चाहिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और इस संबंध में संसद की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों हम अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 368। वहां पे दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। एक सवाल और याद रखेगा दोस्तों, इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित, ठीक है, संविधान से प्रेरित होकर दोस्तों हम लोगों ने भारतीय संविधान में इसे शामिल किया है, जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में दोस्तों पेश किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हमने कहा कि एक तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगा और आप चाहे जहां पर पेश करिए, ठीक है, किसी भी सदन में दोस्तों पेश करिए। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि विशेष बहुमत से पारित कराना पड़ेगा, तब जो है राष्ट्रपति जो है अपना सिग्नेचर करेगा। पारित विशेष बहुमत से होना याद रखेगा, चाहे पेश आप जहां भी कर लीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर ये सेशन होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, बस ये है कि आप रोज क्लास करेंगे तब और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, और लाइक कमेंट करेंगे ना तो अंदर से फील आता है। ठीक है, अच्छा मैंने एक चीज देखा है, जब बच्चे पैसा देकर पढ़ते हैं ना तो गंभीर होके पढ़ते हैं, और जब बच्चे पैसा देकर नहीं पढ़ते हैं ना, मतलब मेरा अपना मानना है, तब वो दोस्तों जल्दी पढ़ते नहीं। क्योंकि जब मैं कभी ऑडियो रिटेंशन चेक करता हूँ इस क्लास का, तो दोस्तों ऑन एन एवरेज अगर मैंने 30 मिनट पढ़ाया तो बच्चों ने केवल 5 मिनट देखा, 7 मिनट देखा, 8 मिनट देखा, बस हाईएस्ट। मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई आप पूरा क्यों नहीं देखते हो, कहाँ कमी हो गई? हम तो इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल करा रहे हैं, फिर कमी कैसे हो जा रही? ठीक है, और आप पूरे वीडियो को क्यों नहीं देख रहे हैं? हाँ, हो सकता है कुछ बच्चे वीडियो को डाउनलोड करके देखते होंगे। भाई जितना समय डाउनलोडिंग में लगाएंगे, दोबारा देखने में लगाएंगे, तुरंत के तुरंत देखिए ना, चाहे दिन भर में किसी भी टाइम बैठिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, अधूरा मत देखिए। और बार बार कह रहा हूं, अगर नितिन सर कुछ आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है तभी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम नहीं पढ़ाते हैं। क्या जरूरत है नितिन सर को इतना मेहनत करने की? कितना टाइम लगता है इन सबको कलेक्ट करने में, इन सबका उत्तर बनाने में? और बच्चों को चाहिए 4 ऑप्शन। मैं अपने बच्चों को अपंग नहीं बनाऊंगा, ठीक है, कोई 4 ऑप्शन नहीं। अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं और आपको सर 4 ऑप्शन दीजिए, क्या तरीका है भाई? मैं आप सोचूं भारत की राजधानी का, आप 4 ऑप्शन दीजिए, नहीं, हमें बिना ऑप्शन के पढ़ना पड़ेगा। सीधा सवाल हमारे सामने होना चाहिए, सीधा उत्तर हमारे सामने होना चाहिए, ऐसे क्लियर कट बातें होंगी, कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत सारे नोट्स हैं दोस्तों जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंडरिटन नोट्स हैं। समय समय पर नोट्स भी अपडेट होते हैं, किताबें भी अपडेट होती हैं। कोर्स एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, स्टडी 91 का इंडियन पॉलिटी का ही कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको लगेगा कि बहुत शानदार है। और याद रखें, मेरा टारगेट ये होता है ना कि बच्चों को एक बार पढ़ाओ, फिर भारत का कोई भी एग्जाम दें, मतलब इतना टैलेंटेड हो जाएंगे कि कहने की कोई बात नहीं है। मेहनत बस करने की जिम्मेदारी रखो, बाकी सब कुछ स्टडी 91 पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ये समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।